अब हम लोग आते हैं सबसे मेन पार्ट पे। इतना तो और भी कहीं यूट्यूब पर आपने देख लिया होगा कि वैकेंसी आ गया है, नोटिफिकेशन मिल गया होगा, सबसे मेन कितने पोस्ट पे है, कहां से अप्लाई कर सकते हैं, एवरीथिंग ये जानकारी और भी कहीं से मिली होगी, लेकिन मैंने ये हमारी फर्ज है तो हम इसको भी बताते हैं। हमारा सबसे मेन पार्ट आता है, जब भी कोई वैकेंसी आता है तो मैं सबसे पहले कैमरे के सामने खड़ा होता हूं और आपको यही बताने की कोशिश करता हूं कि वैकेंसी तो देखो सर सालों से आते रह रहा है और सालों तक आते रहेगा भी। कितने सारे स्टूडेंट हमारे पास भी पढ़ने आए और पढ़ के सिलेक्शन भी लिए और कितने सारे पढ़ के फेल होके और फिर अपना कोई दूसरा कुछ भी कर रहे हैं, मतलब उनको सफलता नहीं मिली, या तो डिप्रेशन में जी रहे या कुछ और कर रहे हैं। लेकिन ये वैकेंसी आने और जाने की प्रोसेस तो लगी रहेगी, तो इसमें आप कहां पे हैं? सबसे बड़ी बात ये आती है, केवल वैकेंसी आना, वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई करना, इससे सिलेक्शन नहीं होता। यदि आप सीरियस हो अपने कैरियर को लेके, यदि सीरियस हो आप अपनी सिलेक्शन को लेकर के, यदि सीरियस हो आप अपनी पढ़ाई को लेकर के, यदि सीरियस हो आप अपने माता पिता के फ्यूचर को लेकर के, तो सबसे फर्स्ट वन इंस्ट्रक्शन कि कोई भी वैकेंसी आए, वैकेंसी को अप्लाई करने से पहले अपने ऐसे दिल पे हाथ रखो और बोलो कि यस यू आर एलिजिबल फॉर इट और नॉट, यू आर प्रिपेयर फॉर दिस वैकेंसी और नॉट, यू वांट टू अचीव दिस पोस्ट और नॉट। पहले इस बात को अपने दिल पे रख के बोलो, उसके बाद अप्लाई करो। भले 100 रुपया एप्लीकेशन फी है, लेकिन आने जाने में तो खर्च होगा, कुछ किताबें खरीदोगे उसमें तो खर्च होगा, कुछ कोर्स परचेज करोगे उसमें तो पैसे एक्सपेंस होंगे। और उससे भी बड़ी बात, जब भी आप, मैं एक गरीब का लड़का हूं तो मुझे पता है कि एक गरीब का क्या इंटेंशन होता है उसके माँ बाप का। जब आप किसी भी फॉर्म को अप्लाई करते हो ना, तो आपके माता पिता को सबसे पहले ये उम्मीद होता है कि हो सकता है इस बार हमारा बच्चा का सिलेक्शन हो जाएगा और हमारी स्थिति सुधर जाएगी। आप में से जितने सारे भी ये वीडियो देख रहे होंगे, मुझे उम्मीद है कि 80% बच्चे ऐसे ही होते हैं जिनके माता पिता को एक्सपेक्टेशन होती है, इंक्लूडिंग मी, माय पेरेंट्स को भी यही रहती थी। अब मैं आप लोगों को पढ़ाने लगा हूं तो मेरा डिपार्टमेंट चेंज हो गया, लेकिन जब मैं फॉर्म अप्लाई किया करता था तब उनकी भी यही हुआ करती थी। फिर हमने उनको सिलेक्शन लेके दिया भी, दिखाया भी। तो आपके भी मुझे पता है कि यही है पेरेंट्स की उम्मीद। तो आपको यदि अपने पेरेंट्स की उम्मीद पे खरा उतरना है, तो अभी तक भी यदि आप सीरियस नहीं थे पढ़ाई को, तो एटलीस्ट आज से तो जरूर हो जाओ, क्योंकि इस वैकेंसी को यदि आप अचीव करना चाहते हो रियल में, इस नौकरी को यदि आप करना चाहते हो रियल में, यहां सिलेक्शन यदि आप चाहते हो रियल में, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि 138 पोस्ट पे ही वैकेंसी है। आपको क्या करना, आपको एक सीट चाहिए, एक पोस्ट चाहिए आपको, तो आप प्रिपरेशन दिल दिमाग जी तन मन धन सबसे करो, तब जाकर के सिलेक्शन होगा। और फिर नहीं सिलेक्शन होगा, ऐसा हो नहीं सकता, मैं ऐसा मान नहीं सकता हूं, इस बात को मैं मानने के लिए तैयार ही नहीं हूं, क्योंकि जिसने अपना 100% दिया उसको रिटर्न 200% मिलता ही मिलता है, ये श्योर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जामिनेशन स्कीम पे। सपोज दैट आपने अप्लाई भी कर दिया, या आज से अगर यदि आप सीरियस भी हो गए मेरे कहने पे, या आप अपने ही लाइफ को लेकर सीरियस हो गए, तो अब तैयारी स्टार्ट कैसे करेंगे, इसका एग्जामिनेशन स्कीम क्या होगा। देखो, इसके जब भी ट्रिपल एसपी का एग्जामिनेशन होता है, ऐसे हमारे पास कुछ PYQs यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पड़े होंगे, उसकी एनालिसिस हम लोग स्टार्ट करेंगे। आपको बताऊंगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है, इस बात के लिए मैं अवेयर हूं और आपको भी अवेयर करते रहूंगा। प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करना है उसको भी आगे बाद में मैं बात करूंगा। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि जो एग्जाम लेते हैं सर, इनका एग्जामिनेशन स्कीम क्या होता है, इस बात की मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं। जब भी DSSS एग्जाम लेता है तो वो आपको एनालिसिस 2 या 4 क्वेश्चंस में नहीं करना चाहता। कई सारे ऐसे एग्जाम है ना जहां पे 100 मार्क्स के एग्जाम होते हैं, यहां पर भी एग्जाम जो है वो दोनों पैटर्न में होगा। जैसे सभी पैटर्न एग्जाम होते हैं, एक पैटर्न होगा नॉन टेक्निकल, एक पार्ट होगा नॉन टेक्निकल का। जितने सारे भी यदि स्टूडेंट इस क्लास को देख रहे हैं तो थोड़ा सीरियस होकर देखिए। मैं हमेशा कहता हूं आई एम नॉट अ यूट्यूबर। मैं यहां जब खड़ा होता हूं तो मैं केवल इसलिए नहीं खड़ा होता कि मेरे वीडियोस पे लाइक आएंगे, व्यूज आएंगे, सब्सक्राइब आएंगे, आप शेयर करो, दबा के ठोको, ऐसा कभी मैं कहता हूं क्या? नहीं। मैं जब भी यहां खड़ा होता हूं, देखो मुझे जितना एक्सप्लोर होना था एक्सप्लोर हो लिया मैं। यार 1 लाख से भी ज्यादा लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं हमारे चैनल को, 40 मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने मुझे देखा है अभी तक, केवल यूट्यूब पे, और प्लेटफॉर्म पे अलग छोड़ दो। तो मुझे यहां केवल खड़ा इस स्वार्थ में नहीं होना है कि मुझे, और एक्सप्लोर तो मैं करता रहूंगा आप लोगों के लिए, अच्छे काम भलाई का काम तो होता ही रहूंगा, लेकिन मैं इतना सफिशिएंट एक्सप्लोर हो चुका, कहीं भी जाता हूं तो 100 लोग मुझे पहचानने वाले मिल जाते हैं। तो मैं केवल यहां एक्सप्लोर होने के लिए नहीं खड़ा हूं,
मैं यदि यहां खड़ा होता हूं कुछ कहता हूं तो उसका एक सेंस है, दैट इज एक गोल है, एक मेरा स्वार्थ है ये कि हमारे बच्चों का कुछ भला हो, ताकि मेरे अगर कुछ कड़वा कह देने से, मेरे कुछ समझा देने से यदि एक बच्चे का भी नसीब बन जाता है, एक बच्चे का भी फ्यूचर अगर सिक्योर हो जाता है, तो मैं अपने आप को सफल मानता हूं। और ऐसे हमने कई बच्चों को सफल करवाया है। मैं जब भी खड़ा होता हूं पढ़ाने के लिए, आता हूं इस बात पे भी, देखिए हमारे क्लास में जब भी बच्चे आते हैं तो थोड़ा डिटेल में पढ़ने और जानने के लिए आया कीजिए, ऐसा हमेशा मैं कहता हूं, क्योंकि मैं शॉर्ट में पढ़ाऊंगा नहीं, यूट्यूबर हूं नहीं, 30 सेकंड का मुझे वीडियो नहीं बनाना है। मैं हमेशा कहता हूं कि जो दवा सबसे कड़वा होगा, क्योंकि मैं हमेशा कड़वा बोलता हूं कैमरे के सामने आप लोगों के लिए, जो दवा सबसे कड़वी होगी ना वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगा। मेडिसिन जानते हो, बच्चों के मेडिसिन आपने देखा होगा सबसे ज्यादा मीठे होते हैं। बच्चों के मेडिसिन ऑलमोस्ट 98% मेडिसिन जो होते हैं वो स्वीट्स, मीठे बनाए जाते हैं। क्यों पता है? ताकि वो मीठा फ्लेवर रहेगा तो वो पी लेगा। बच्चा है ना, मुंह टेढ़ा करेगा, उल्टी कर देगा। सपोज दैट सिप्रोफ्लॉक्सासिन या सेफोडॉक्सिन का मेडिसिन बना रहा था, मैं छोड़ो एक एग्जांपल देता हूं फिर आता हूं इस पे, ध्यान से सुनना। कड़वे बोल के कितने असर होते हैं उस बात को सुनना जरा। अगर सेफोडॉक्सिन का कोई सिरप बनाया कंपनी ने बेबी के लिए, इनबॉर्न के लिए, चिल्ड्रन के लिए, उसको अगर फ्लेवर मीठा देना था तो यदि 100 ml का सेफोडॉक्सिन बना रहा था तो उसमें 80 ml जो है सेफोडॉक्सिन मिलाएगा और प्लस 20 ml जो है उसको शुगर मिलाना होगा, तभी मीठा बनेगा। या 30 ml शुगर बनाना मिलाना होगा और 70 ml जो है वो सेफोडॉक्सिन मिलाना होगा, तभी वो मीठा बनेगा। यानी कि 70% ही इसमें या 70 ml सेफोडॉक्सिन डाला। यदि हम एडल्ट का कोई सेफोडॉक्सिन सेप्रोफ्लॉक्सासिन का अगर खरीदने जाए टैबलेट तो 100% होगा। खाएंगे कड़वा लगेगा, बच्चा वाला पिएंगे मीठा लगेगा, लेकिन इफेक्ट कौन सा ज्यादा हुआ? जिसमें 100% था। मतलब यानी कि जो हमें मीठा मिल रहा था, जो हमें मधुर मिल रहा था, उसमें कुछ ना कुछ मिलावट थी, और जो कड़वा था वो एब्सोल्युटली था, वही करेक्ट ज्यादा कर सकता था। ऐसे ही है पढ़ाने में, यदि मैं यहां मधुर बोलना स्टार्ट कर दूं, यदि मैं कुछ मिलाना के बोलना स्टार्ट कर दूं, तो ये समझ जाओ कि मेरा 20% उसमें शुगर मिला दिया मैंने, यानी मैंने 80% ही सही चीज दिया, 20% मिला के दिया तुम्हें। मुझे मिलावट नहीं करनी, तुम्हें 100% देना है, और वही कड़वा मेडिसिन तुम्हें सुधारेगा। तो थोड़ा कड़वे वर्ड में बोलता हूं, इसके आगे भी कुछ कहूंगा आपके लिए, वो आप एक्सेप्ट करना। और वो ऐसा नहीं कि हवा में मैं बोल रहा हूं, उसको एनालिसिस करना अपने ऊपर और फिर काम करना उस पर, तैयारी के लिए स्ट्रेटेजी फिर ही बनाना। देखो बिना स्ट्रेटेजी और बिना प्लान के कुछ आप नहीं कर सकते, केवल हवा में बातें बोलने से नहीं होता। तो इसका जो एग्जाम होता है, DSSB का एग्जाम भी होता है, वो 2 पार्ट में होता है। एक होता है नॉन टेक्निकल और एक होता है टेक्निकल पार्ट। सेकंड वन टेक्निकल, एज इट इज ऑल द एग्जाम्स आस्किंग बाय द ऑल गवर्न काउंसिल्स। जैसे सभी एग्जाम्स होते हैं लैब टेक्नीशियन के, लैब टेक्नोलॉजिस्ट के, वैसे इसका भी है टेक्निकल नॉन टेक्निकल। लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इसमें यह है कि टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों के इक्वल मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इसमें। टेक्निकल में भी जो है सर वो 100 क्वेश्चंस होगा, सॉरी नॉन टेक्निकल में भी 100 क्वेश्चंस होगा, एज वेल एज टेक्निकल में भी जो है वो 100 क्वेश्चंस होगा। टोटल नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस जो होगा वो एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, और वो कितने होंगे? 200 क्वेश्चंस होंगे। समय आपको दिया जाएगा 2 घंटे का, यानी कि 60 दूना का 120। 200 एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए 120 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। ऑलराइट, 100 नॉन टेक्निकल से और 100 टेक्निकल से। ऑनलाइन सीबीटी एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, टीयर 1 एक ही साथ, एक बार बैठोगे 200 मार्क्स के एग्जाम आपको कर देने होंगे। टोटल नंबर जो होता है वो भी 200 का नंबर होगा। अब अभी से कान खोल के सुनो, मैं बता देता हूं, जिस भी स्टूडेंट का, मुझे पता है इसे मोस्ट ऑफ सबके सब जनरल में अप्लाई करेंगे क्योंकि इंडिया के ऑल ओवर कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं, तो जिस भी स्टूडेंट का टोटल मार्क्स 170 प्लस होने वाला है, या 160 प्लस तो मिनिमम मानो, 160 प्लस तो आपको रखना होगा, 165 प्लस, तभी आपको सिलेक्शन होगी, अन्यथा नहीं होगा।
तो जो बच्चे इस कॉन्सेप्ट के साथ अपनी प्रिपरेशन करते हैं कि केवल मेरी टेक्निकल पार्ट जो है वो बहुत स्ट्रांग है एंड आई विल अचीव माय द एग्जाम, जो हर एक एग्जाम के प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में मैं कहता हूं, उनका नहीं होगा। कहते हैं ना कि मेरा टेक्निकल पार्ट बहुत अच्छा है, मैंने हर एक सब्जेक्ट को ऐसे पढ़ रखा है जैसे मुझे जबान पे याद है, तो भी कितना मार्क्स आप मैक्सिमम ले आओगे? 100 मार्क्स ही तो लाओगे, क्योंकि टेक्निकल क्वेश्चंस कितने हैं? 100 ही, और 100 में सिलेक्शन होनी ही नहीं है। यानी कि इस बार यदि सिलेक्शन लेना है तो दोनों पार्ट पढ़ना है आपको, नॉन टेक्निकल और टेक्निकल। अब अभी जस्ट आप तुरंत नीचे कमेंट मत करना कि सर नॉन टेक्निकल कैसे पढ़ेंगे, क्योंकि उस बारे में भी बताने वाला हूं, थोड़ा पेशेंस रखो। मैंने एक बार DSSB का इसी फॉर्मेट का एग्जाम दिया है, तो PYQs, और भी एक बार लगता है 2018 में शायद इसका एग्जाम हुआ था, और एक बार लगता है शायद 2015 में, मैं एग्जैक्टली याद नहीं हूं लेकिन मुझे इतना याद है। तो वो PYQs 2 साल के होंगे, मैं देखूंगा कहीं से सर्च करके निकालूंगा, आपको बताऊंगा कैसा क्वेश्चन पूछता है। तो यदि सिलेक्शन लेना है तो आपको टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों पढ़ना है। नॉन टेक्निकल में सर 5 पार्ट इन्होंने दिया हुआ है क्लियर मेंशन करके। जनरल अवेयरनेस, नॉन टेक्निकल में 5 पार्ट दिया हुआ इन्होंने, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, अर्थमेटिक्स एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंशन एज वेल एज टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंशन। 20 मार्क्स ऑफ ईच सेक्टर। कितने पार्ट आपके पूछे गए हैं? 5। सबसे फर्स्ट वन इन्होंने दिया हुआ है जीके का पार्ट, ठीक है। सेकेंड पार्ट इन्होंने दिया हुआ है रीजनिंग का। थर्ड पार्ट इन्होंने दिया हुआ है मैथमेटिक्स का। फोर्थ पार्ट इन्होंने दिया हुआ है हिंदी लैंग्वेज का। देखिए ध्यान से सुनिए, हिंदी लैंग्वेज का, हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंशन एंड फिफ्थ पार्ट जो इन्होंने दिया है वो है दैट इज द इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंशन। इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं, इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज, 5 पार्ट दिया हुआ है एंड ईच पार्ट कंटेन 20 मार्क्स। दैट मीन्स कि 20 into 5 is equal to 100 मार्क्स, यानी योर नॉन टेक्निकल पार्ट इज ऑफ 100 मार्क्स as well as the technical part is also contain the 100 marks। and second part कौन सा है? section B है, that will the objective type multiple choice question on the subject concerned as per the qualification prescribed for the post। जो आपने DMLT और BSMLT के सब्जेक्ट्स में जो क्वेश्चंस पढ़े हैं उनसे MCQs पूछे जाएंगे। यानी टेक्निकल पार्ट्स में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा? वो था नॉन टेक्निकल के। टेक्निकल के लिए जो आपको सब्जेक्ट्स पढ़ना है वो पढ़ना है हेमाटोलॉजी, सेकंड आपको पढ़नी है बायोकेमिस्ट्री, थर्ड आपको पढ़नी है ब्लड बैंक, फोर्थ आपको पढ़नी है हिस्टो एंड साइटो, फिफ्थ आपको पढ़नी है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी नॉट ऑन एनिमल। सिक्स आपको पढ़नी है क्लिनिकल पैथोलॉजी एंड बॉडी फ्लूइड्स, एंड सेवेंथ वन पढ़नी है आपको माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में आपको बैक्टीरियो, वायरो, पैरासोइटो एंड इम्यूनो पढ़नी है। लेस माइकोलॉजी से जो क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। तो यहां पर हो गए 1 2 3 4 5 6 और 4 10 सब्जेक्ट एटलीस्ट, हिमेटो, बायोकेमिस्ट्री, ब्लड बैंक,
हिस्टो एंड साइटो, एनाटॉमी, फिजियो एंड माइक्रो, along with the clinical pathology। इतने सब्जेक्ट आपको टेक्निकल में पढ़ना है और इतने सब्जेक्ट आपको नॉन टेक्निकल में पढ़ना है। इसके भी 100 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और इसके अभी आपको 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लेकिन फर्क क्या है दोनों में, डिफरेंस क्या है कि इसको आपने पढ़ रखा है पहले भी, इसका आपको रिवीजन करना है, ये मैं जानता हूं। जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको फिर पढ़ना भी है, कैसे पढ़ना उस पर भी हम लोग आते हैं। फर्क दोनों के सेक्शन में क्या डिफरेंस है, इस बात पे पहले डिस्कशन करते हैं, इस बात पे पहले चर्चा करते हैं। डिफरेंस ये है सर कि इसमें सेपरेटेड है कि जीके से 20 नंबर का ही क्वेश्चन पूछेगा, रीजनिंग से 20 नंबर का ही पूछेगा, मैथ से 20 नंबर का ही पूछेगा, लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों से 20-20 का ही पूछेगा। लेकिन यहां पर सेपरेटेड नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप हिमेटोलॉजी 10 बार पढ़ लोगे, पीएचडी कर लिया, बायोकेमिस्ट्री छुआ भी नहीं तो आपके मार्क्स 100 आने वाले हैं, ऐसा नहीं। यहां पे आपको सभी सब्जेक्ट को पढ़ना होगा इक्वली और इक्वल कंसंट्रेशन के साथ ध्यान दे करके। सबसे पहले आता हूं नॉन टेक्निकल पे, फिर आऊंगा टेक्निकल पे। अब तो बोलोगे सर हम लोग भी जो पढ़ाते हैं वो तो टेक्निकल पार्ट ही पढ़ाते हैं, नॉन टेक्निकल इसको कैसे प्रिपेयर करें। देखो स्ट्रैटेजी अपनी बनाओ कि पढ़ने के लिए अगर यदि आपको अचीवमेंट चाहिए इस पोस्ट में तो आज से पढ़ना आपको कम से कम, मजाक नहीं, 7 से 8 घंटे पढ़ना पड़ेगा। यदि आप 7 घंटे अपने लिए समय निकाल पाते हो, कम से कम इंटायर इन्वायरमेंट को छोड़ दो, कम से कम इसका एग्जाम जैसे 15 सितंबर तक तो लगभग ये आपको फॉर्म भरवा रहे हैं, 19 सितंबर तक। एक सेकंड मैं एनालिसिस कर लेता हूं, लाइव एनालिसिस कर ही लेता हूं, फिर आगे चलता हूं आपको। पंद्रह सितंबर तक तो ये आपको फॉर्म भरवा रहे हैं, ठीक है। तो अक्टूबर और नवंबर में प्रिपेयर होंगे, अगर मिनिमम भी हम लोग लेके चले, अक्टूबर और नवंबर में प्रिपेयर करेंगे क्वेश्चंस, और यदि आपके एडमिट कार्ड्स और सारे डिटेल्स चेक करेंगे भी तो हार्डली से हार्डली आपको लास्ट ऑफ नवंबर या दिसंबर में आपको एग्जाम हो सकता है। यदि मैं मिनिमम लेके चल रहा हूं तो मैक्सिमम में और भी एक्सटेंड हो सकता है, जो कि गवर्नमेंटल वर्क होते हैं थोड़ा, लेकिन आप दिसंबर तक अराउंड लेकर के चलो। अभी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 से 5 महीने आपको पढ़ने के लिए समय है मिनिमम। चूंकि हम मिनिमम ही लेके चलते हैं, समय बच गया तो और रिवीजन करेंगे और पढ़ेंगे। तो इन 4 मंथ में यदि आपको अपनी कंटेंट, चूंकि ये टेक्निकल पार्ट इतना बड़ा कंटेंट होता है ना सर कि 3 साल 3.5 साल का सिलेबस होता है, और उसको आपको कंप्लीट करना है, हमारे तरफ से कंप्लीट हो जाएगा। आपको कंप्लीट करना है 4 महीने के अंदर, 5 महीने के अंदर। तो आपको एटलीस्ट 7 से 8 घंटे अपने लिए समय निकालना होगा। कम से कम ये 4 से 5 महीना जो है अपने रिलेटिव्स को भूल जाओ ना। कौन रिलेटिव्स किसको काम आता है यार, मैं खुल के बोलता हूं, किसी का रिलेटिव्स किसी को काम नहीं आया है। यदि तुम्हारे पैकेट में पैसा होगा, तुम्हारे जेब में पैसा होगा, तुम सफल होगे, तुम सक्सेस होगे ना, तो सारे रिलेटिव्स तुमको तुम्हारे साथ होंगे। यदि तुम बेरोजगार होगे ना, यदि तुम्हारे पैकेट में पैसा नहीं होगा तो तुम्हारा फोन लोग इग्नोर मार देंगे। तो रोड पे चल रहे होगे ना, सामने से देख लेंगे वो आ रहा है तो रास्ते चेंज कर लेंगे, और तुम्हारे बारे में सैकड़ों तुम्हारे बैकएंड पीछे में बात करेंगे, तुम्हारे माँ बाप को ताना दे करके। तो कोई किसी का फ्रेंड, कोई किसी के रिलेटिव्स, कोई किसी के मामा, चाचा, फुआ, दादी, काकी, कोई किसी का काम नहीं आता, नहीं आता। इट इज अ कांस्टेंट इनोसेंट लैंग्वेज, ये नहीं आता। सभी रिश्ते अपने स्वार्थ में होते हैं, तो थोड़ा तुम भी 6 महीने के लिए अपना स्वार्थी बन जाओ। 6 महीने के बाद फिर सारे रिलेशन जो है वो निभाना। 6 महीने तक अपनी पढ़ाई के लिए 7 घंटे निकालो। ड्यूटी करने के बाद भी, कोई अगर ड्यूटी कर रहे होंगे तो मल्टीपल कर भी रहे होंगे। टाइम निकालने के बाद सबसे फर्स्ट वन जो है आपको नॉन टेक्निकल की बात करनी है कि इनकी पढ़ाई स्टार्ट कैसे करनी है। मैं हमेशा कहता हूं कि आप मेडिकल स्टूडेंट हैं और मेडिकल स्टूडेंट को ए पार्ट, जो जीके पार्ट है, इसको कंप्लीट कर पाना सबसे ज्यादा टफ होता है, क्योंकि ये जो है सर इसको कंप्लीट नहीं किया जा सकता। बहुत बड़ा सिलेबस होता है। एसएससी, यूपीएससी, बीपीएससी लेवल के लोग प्रिपेयर कर पाते हैं उसको, वो भी 100% नहीं। जो मल्टीपल टैलेंटेड है, हाईली टैलेंटेड, वो तो कर ही लेते हैं। तो हमें इतना और भी पढ़ना है तो इसको कैसे कंप्लीट कर पाएंगे। तो इसको कंप्लीट करने के लिए मैं इतना ही कहूंगा कि केवल इसमें जीके में जो है मोस्ट ऑफ आपको करंट अफेयर से ही क्वेश्चंस आते हैं।
यदि आप कोई करंट अफेयर की मैगजीन खरीद पाते हैं तो उसको खरीद के पढ़ लीजिएगा, समय मिलता है तो। नहीं अगर पढ़ पाते हैं तो रोज कम से कम अखबार पढ़िए, दिमाग खोल करके, क्योंकि अखबार में मोस्ट ऑफ करंट अफेयर्स आते हैं। अखबार में वो करंट अफेयर्स पढ़ने हैं जो अफेयर कंट्री, स्टेट या इंटरनेशनल से रिलेटेड हो। वो अफेयर नहीं पढ़ना है कि किसी ने 40 साल के ताऊ ने 20 साल की लड़की लेके भाग गया, वो अफेयर नहीं पढ़नी है आपको अखबार में। करंट अफेयर वो पढ़नी है जो स्टेट से, जो कि सोसाइटी से रिलेटेड हो, वो करंट अफेयर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये आप कोई मैगजीन ले लो करंट अफेयर्स की, कम से कम साल भर की, उससे लेकर पढ़ लो, या अगर नहीं पढ़ पाते हो तो अखबार पढ़ो। इसको इस पे बहुत ज्यादा नहीं आप अचीव कर सकते हो, जो आपके दिमाग में फंसेगा वही क्वेश्चन आप पुटअप कर पाओगे। रेस्ट ऑफ इन 4 को आप प्रिपेयर कर सकते हो। इनको चारों को प्रिपेयर करने के लिए आपको बुक्स खरीदना होगा। रीजनिंग के लिए भी बुक्स खरीदना होगा, मैथ्स के लिए भी बुक खरीदना होगा, हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंशन के लिए भी खरीदना होगा, इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रहेंशन के लिए भी खरीदना होगा। हिंदी और इंग्लिश में जो है लैंग्वेज में आपको हिंदी और ग्रामर और हिंदी व्याकरण और इंग्लिश ग्रामर पूछे जाएंगे। और कॉम्प्रहेंशन में जो है वो एक गद्यांश आपने पढ़ा होगा जब 9th-10th में होंगे, तो जैसे एक छोटा स्टोरी देता है और एक क्वेश्चन पूछेगा, मैं कंफर्म अभी बता रहा हूं, नोट्स में लिखना कि आपको एक 20 लाइन की स्टोरी दे देगा और उसमें से नीचे में 5 क्वेश्चंस बना देगा। सबसे ज्यादा मार्क्स जो उठते हैं कॉम्प्रहेंशन से, और बहुत इजी होता है। एक स्टोरी देगा 20 लाइन के और नीचे में उससे 5 क्वेश्चन पूछ देगा, 5 नंबर तो आने ही आने का कंफर्म है। अब वो पांचों क्वेश्चंस के आंसर जो है वो आपको ऊपर में जो स्टोरी दिया है उस स्टोरी से छांट के लिखना है, छांट के टिक करना है, लिखना भी नहीं, केवल एमसीक्यू टिक करना है। तो ये इंग्लिश में भी देगा, इंग्लिश लैंग्वेज में भी एक स्टोरी दे देगा, एक हिंदी में भी दे देगा, तो आपके यहां से मार्क्स उठेंगे। रेस्ट ऑफ हिंदी और इंग्लिश ग्रामर आपको कंप्लीट करना है, और मैथ और रीजनिंग आपको कंप्लीट करना है। इसके लिए किताब खरीदना होगा, बुक्स खरीदना होगा। सबसे पहले मैं बात करता हूं मैथ और रीजनिंग के लिए। मैथ और रीजनिंग दोनों के लिए बुक्स जो है आपको लुसेंट पब्लिकेशन की बुक खरीदनी होगी। लुसेंट के मैथ के लिए पहले ये बुक खरीदो, कंप्लीट मैथमेटिक्स पार्ट 1 खरीदना है, पार्ट 2 नहीं। पार्ट 2 और पार्ट 1 पढ़ लेंगे तो एसएससी लेवल की मैथ पढ़ लोगे आप। इसमें जो है सारे के सारे, अच्छी बात क्या है कि सभी ये जो बुक्स की मैं बता रहा हूं आपको, ये बुक्स दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों। आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज का बुक खरीद लो, ठीक है। ज्यादा महंगा भी नहीं, देखो पढ़ना है तो कुछ एक्सपेंस करना होगा, हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपने लाइफ पे, ठीक है ना। तो ये रोना मत रोने लगना कि मैं बहुत गरीब हूं और मैं बुक नहीं खरीद सकता। कई बच्चे रोते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं कि देखो स्टूडेंट को परेशानी नहीं होता, मैं भी स्टूडेंट लाइफ में रह चुका हूं और मैं अभी भी स्टूडेंट हूं। लेकिन जब मैं स्टूडेंट लाइफ में भी था ना, तो मैं अपने जूते पे, अपने टी शर्ट पे, अपने बाल में लगाने वाले जेल पे, या फेस में लगाने वाले पाउडर पे नहीं करता था एक्सपेंस। मैं वो सारे पैसे किताब लेने पे, कॉपियां लेने पे, देन आपको मैगजीन्स खरीदने पे, इन सब पे एक्सपेंस उठाया करता था। और आप लोगों को जस्ट उल्टा हो, क्या रील्स बनाने के लिए यार बाल जब तक नीले नहीं करवाएंगे कैसे होगा, है ना। तो इतनी तो हमारे पास आज के समय में सबके पास पैसा होता है कि 200-250-300 का बुक सब खरीद सकते हैं। तो सबसे पहले आपको मैथमेटिक्स, कंप्लीट मैथमेटिक्स पार्ट 1 ये बुक खरीदना है। इस बुक्स के कंटेंट में आप देखना ना, विषय सूची में सारे दिए गए, प्रॉफिट एंड लॉस, समय दूरी, वर्गमूल, घनमूल, सांख्यिकी, ये सारे जो भी मैथ के क्वेश्चन दिए हैं, सबके मैथ के क्वेश्चंस आपको पर डे 1 घंटा सोल्व करना होगा। सभी के क्वेश्चंस आप सोल्व करो, कम से कम 1 घंटे रोज प्रैक्टिस करो। सभी कंटेंट आप कंप्लीट करोगे तब जाकर जो है 20 मार्क्स में से 15-18 उठाने के काबिल बनोगे। रीजनिंग के लिए आपको वर्बल रीजनिंग की बुक्स जो लुसेंट की है वो खरीदनी है, और रीजनिंग को भी पर डे आपको 1 घंटे कम से कम प्रैक्टिस करना है। 2 के लिए बुक्स हो गए। बुक्स उठा करके इनमें कंटेंट जो दिए गए विषय सूची देखो, ये भी दोनों लैंग्वेज में, जिस लैंग्वेज में आप प्रेफर करो हिंदी इंग्लिश, उसमें खरीद सकते हो। अब ये मत बोल देना कि मैं कोई किताब बेच रहा हूं, मैंने कोई लिंक दे दिया कहीं, ऐसा कुछ नहीं। मेरे को कोई एडवर्टाइजमेंट के लिए दिया है, ऐसा भी कुछ नहीं। एक स्टूडेंट ने एक बार हमें बोला था कि सर आप जो बुक्स बेचे थे ना, मैंने उसी को खरीदा है। मैंने बोला मैंने कौन सा बुक्स बेचा है भाई, मेरा तो ऐसा कोई बुक्स है नहीं। तो आप एक वीडियो में बताया था ना कि ऐसा वाला बुक्स खरीद लेना है। मैंने बोला मैं अपने बेस्ट जजमेंट पे तुम्हें रिकमेंड किया था ना कि मैं बेचा था तुमको। आपको जचता है तो लीजिए, नहीं जचता है तो और भी लॉट ऑफ मार्केट में सैकड़ों किताबें, कोई भी खरीदिए, कहीं से भी प्रिपरेशन कीजिए। बस मेरा एक गाइडिंग है, वो गाइडिंग के थ्रू, क्योंकि आपके पास समय कम है, समय कम समय में ज्यादा पढ़ना है, उसके लिए आपको बताया जा रहा है, बस इतना ही है मेरे पास और कुछ नहीं।
मैथ और रीजनिंग के लिए बुक्स आपको खरीदना है। देन आपको हिंदी और इंग्लिश के लिए मैंने बोला कि हिंदी ग्रामर, हिंदी व्याकरण और इंग्लिश ग्रामर कंप्लीट करना है, तो आप उसके लिए सामान्य हिंदी और जनरल इंग्लिश दोनों खरीदेंगे। ये हिंदी और इंग्लिश के लिए किताब होगी। इसमें आपको सारे हिंदी ग्रामर, चाहे संज्ञा हो, सर्वनाम हो, वर्ण हो, विशेषण हो, संधि हो, सारे दिए गए होंगे। तो आप इससे कंप्लीट हिंदी पढ़ो। और इसमें इस प्रकार के एग्जाम्पल गद्यांश पदांश भी दिए जाते हैं। मैंने बोला था ना कॉम्प्रिहेंशन, तो कॉम्प्रिहेंशन की तो तैयारी हम लोग नहीं करते हैं, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन को जरूरी नहीं कि जो इस बुक में दिया होगा वही एग्जाम में पूछेगा। तो कॉम्प्रिहेंशन तो आप स्टोरी पढ़ के पता लगा जाता है, वहां से हो जाएगा। लेकिन हिंदी व्याकरण और इंग्लिश ग्रामर दोनों आप इससे कंप्लीट पढ़ सकते हो। अच्छा, इंग्लिश वाले में थोड़ा सा आपको, जैसे इंग्लिश का नाम आता है आपको भय लगने लगता है तुरंत, अरे इंग्लिश पढ़ना यार बहुत बड़ी तकलीफ। ऐसा नहीं है। ये जो इंग्लिश ग्रामर की बुक है, ये जो है हिंदी इंग्लिश एडिशन में अवेलेबल है। मतलब कि इसमें जो है इंग्लिश ग्रामर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स करके भी सिखाया है, केवल इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है। तो आप लैंग्वेज देख लेना कि आपको किस लैंग्वेज का खरीदना है। आपको केवल इंग्लिश लैंग्वेज का भी खरीद सकते हो, या हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स एडिशन भी इसको ले सकते हो आप, यदि आपको समझ में वैसा ही आता है तो। ठीक है सर, ये आपको नॉन टेक्निकल पार्ट इस प्रकार से कंप्लीट कर सकते हो। मैंने यहाँ जीके की भी बुक लगा रखा था, आप चाहो तो इसको खरीद सकते हो, लेकिन इसको पढ़ पाना इतना संभव नहीं है। ये छोटा सा बुक लगता है लेकिन बहुत बड़ा बुक है। तो जीके के लिए आप जो है आप करंट अफेयर्स देखते रहो न्यूज़पेपर से, मैगजीन से, वही सफिशिएंट होगा। ऑलराइट, इस प्रकार से आप 20, 25, 100 नंबर के एटलीस्ट 80 मार्क्स के तो कंप्लीट करोगे ही करोगे। और ये जब अखबार पढ़ते रहोगे ना जीके वाला, तो मेरा बिलीव मानो, क्योंकि सारे के सारे यही पूछते हैं कि सुनील छेत्री ने अभी कौन सा गोल दागा था 2 साल पहले, यही पूछते हैं वो। सारे करंट अफेयर से मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, और स्पोर्ट्स से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा आपको करंट अफेयर्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, वो पूछा जाता है मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स, जो जैसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार, केंद्र सरकार के जो है फॉरेन मिनिस्ट्री में क्या क्या चल रहा है, नीति आयोग में क्या क्या चल रहा है, ये सब जो है करंट अफेयर से थोड़ा ज्यादा उठाते हैं वे लोग। तो आप बस अखबार में अपडेटेड रहो। करंट अफेयर्स जो जीके 20 नंबर का है, उसमें से मुझे लगता है कि 15-20 मार दोगे, क्योंकि वो जनरल हमारे रोज के डेली लाइफ से पूछते हैं ना क्वेश्चंस, तब जाके आप नॉन टेक्निकल कंप्लीट कर पाओगे। अब आता है टेक्निकल पार्ट, जो हम लोग पढ़ा रहे हैं आपको। सेकेंड पार्ट जो है वो है दैट इज द टेक्निकल पार्ट। तो आपको नॉन टेक्निकल की गाइडेंस हो गई होगी कंप्लीट। यदि फिर भी किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन रहेगा तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट के थ्रू, वीडियो में कमेंट कीजिए और आपको बेस्ट रिप्लाई जो होगा हो जाएगा। 100 मार्क्स को आप उसको इस तरीके से कंप्लीट करना है। और आपको 7 घंटे मैंने बोला है, तो आपको 7 घंटे में से ज्यादा टाइम, 4 घंटे टाइम जो है आपको नॉन टेक्निकल को देना है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आपने नॉन टेक्निकल पहले पढ़ा नहीं। टेक्निकल पार्ट आपने कुछ ना कुछ तो पढ़ा होगा। टेक्निकल पार्ट को एटलीस्ट 3 घंटे पर डे टाइम देना है। 7 घंटे मिनिमम आपको पढ़ना ही पढ़ना होगा। और इस 7 घंटे में बैठ करके ना तो आपको रील छेड़नी होगी, ना तो रील देखना होगा, ना तो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के मैसेजेस पढ़ने होंगे, और ना ताऊ चाचा मामा काके किसी के भी फोन हो तो रिसीव करने होंगे। अर्जेंट हो तो अलग बात है। अर्जेंट कैसा मत कर देना कि सर ने मना किया तो अर्जेंट कॉल भी नहीं रिसीव कर रहे, वो नहीं। ठीक है, इन 7 महीनों में, 4 से 5-6 महीनों में आप कोई ब्रेकअप की भी बातें नहीं करेंगे और कोई इमोशनली डिटैचमेंट की भी बात नहीं करेंगे, केवल अपनी फोकस कंसंट्रेशन रखेंगे प्रिपरेशन पे। अब आते हैं टेक्निकल पार्ट। टेक्निकल पार्ट की यदि आपको प्रिपरेशन करना है तो हमारे पास रैंक प्लस द लर्निंग ऐप पे 2 बैच चल रहे हैं, एक लैब फाउंडेशन 2.0 और एक लैब फाउंडेशन 1.0। तो मैं ऐसा रिकमेंड करूंगा, क्योंकि इसका जो है एग्जाम बहुत जल्दी हो जाएगा, 4 से 5 महीने में हो जाएगा, 6 महीने में। तो 2.0 जो है अभी स्टार्ट हुआ है, तो 2.0 का सिलेबस जो है वो 2024 में जाके कंप्लीट होगा। तो उस बैच को न ज्वाइन करके आप 1.0 ज्वाइन करेंगे तो इट विल बेटर बेनिफिशियल फॉर यू। 1.0 में ज्वाइन करने के बाद आपको क्या होगा कि जितने भी आपके टेक्निकल पार्ट के क्लासेस हैं वो रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस आपको पढ़ाए जा चुके हैं और वहां पे अवेलेबल हैं, और उनके नोट्स भी अवेलेबल हैं। तो आप पहले जो पढ़ चुके हैं और जो नहीं भी पढ़ चुके हैं, सभी स्टूडेंट जो है वीडियो लेक्चर्स देख के अपना रिविजन करेंगे, ताकि सारे के साथ, देखिए आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे 4-5 साल से पढ़ाई छोड़ चुके हैं, टॉपिक से जो है डिटैच हो चुके हैं, आपको याद ही नहीं हो टॉपिक, और क्वेश्चंस वही टॉपिक से अंदर से पूछ देगा, एमसीक्यू से नहीं पूछेगा, क्वेश्चंस आपको टॉपिक से पूछ देगा। तो आप वो टॉपिक पढ़े होंगे, रिवीजन करेंगे, याद करेंगे, तभी तो होगा। तो आप सभी वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से आप टॉपिक को रिवाइज कीजिए,
कंप्लीट नोट्स आप लिखने मत बैठ जाना अभी, जो फैक्ट्स मेन इंपॉर्टेंट नोट्स, जैसे मैं पढ़ रहा हूं, आप पढ़ रहे हो हेमोस्टेसिस, क्या पढ़ रहे हो, हेमोस्टेसिस का एक टॉपिक पढ़ रहे हो, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म, ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म, आप ये टॉपिक जो है वो पढ़ रहे हो, ठीक है। इसमें आप एक्सट्रिंसिक पाथवे, इंट्रिंसिक पाथवे, कॉमन पाथवे, तीनों पाथवे पढ़े। ये पूरा आपको जो है वो हो जाएगा 4-5 लेक्चर का पार्ट। तो 4-5 लेक्चर्स में जो आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको लेक्चर के ड्यूरिंग में मैं भी बताते चलता हूं, और आपके से जो लगता है वो आप नोट्स में लिखते जाइए, ताकि उसको बाद में आप रिवीजन कर पाएंगे फिर से। और इस प्रकार से करते हो कंप्लीट सिलेबस को, वहां लगभग 350-400 लेक्चर्स है, वो आप कंप्लीट कीजिए। अब दूसरा पार्ट, पूरा के पूरा टॉपिक आपने सारे के सारे रिवीजन कर लिए, आपको माइंड में ताजा हो जाएगा, तब क्वेश्चंस कुछ भी पूछा जाएगा तो आप वहां उसको डील्स कर पाओगे। दूसरा पार्ट आता है टेस्ट का। जब आप टेस्ट वहां पर अवेलेबल है, हर मंथ में टेस्ट भी हो रहे हैं, जो पहले टेस्ट हो चुके होंगे वो भी वहां पे अवेलेबल है, आप उन्हें भी दे सकते हो कभी भी। तो ऐसा नहीं क्लास ज्वाइन करते के साथ ही आप पहले टेस्ट देने लगना, या पहले ही ढूंढने लगना मेरे को एमसीक्यूज दे दो सर जी, मैं को इसी से प्रिपरेशन होती है। सबसे बेवकूफी है, पहले पढ़ो फिर टेस्ट या एमसीक्यूज ढूंढो। तो आप पहले टेस्ट दे दोगे तो आपका टेस्ट भी बर्बाद हो जाएगा, फिर ओपन भी नहीं होगा। पहले एटलीस्ट अगर 60 से 70%, 80% कंटेंट पढ़ लिए, तब टेस्ट को आप देना स्टार्ट करो। टेस्ट जो भी होते हैं उनके एमसीक्यूज पीडीएफ भी वहीं अवेलेबल है, आप उनको डाउनलोड करके प्रिंट निकलवा करके भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। जब आप 70 से 80% कंटेंट पढ़ लोगे तो एमसीक्यूज क्लासेस भी वहां पे अवेलेबल हैं, आप उन एमसीक्यूज क्लासेस को भी रिवाइज करना स्टार्ट करो। क्या करो, पढ़ना स्टार्ट करो। पढ़ने से क्या होता है, एमसीक्यूज क्लासेस को रिवाइज करने से क्या होगा कि एमसीक्यूज क्लासेस में जो मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ाया हूं उसमें बहुत सारा रिवीजन के पार्ट में बताता हूं, तो वहां से आप उसको रिवाइज करना स्टार्ट करो। जब 70 से 80% आपका कंटेंट कंप्लीट हो जाएगा पढ़ा हुआ, देन आप जो है टेस्ट देना स्टार्ट करो कि फिर आप मार्क्स कितना ला पा रहे हो टेस्ट में। शुरू में टेस्ट देके अपना टेस्ट मत खराब कर लेना, वरना फिर दोबारा वो टेस्ट ओपन नहीं होता है। हाँ, फिर उसको प्रिंट निकलवा के पीडीएफ में आप ऑफलाइन टेस्ट दे पाओगे, ऑनलाइन फिर नहीं दे पाओगे, क्योंकि एक टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट एक ही बार हम लोग दे पाते हैं। ये तो रही बात जो अभी तक पढ़ लिए हैं, अब ज्वाइन करेंगे और सडनली ज्वाइन करके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं 1.0 के साथ। 2.0 के साथ यदि आप जाएंगे तो 2.0 में भी मल्टीपल ऑफ क्लासेस हो चुके हैं और अभी रेगुलर क्लासेस वहां पर चल रहे हैं जो आपको पढ़ाया जा रहा है पर डे। इन सब से परे एक आज ही आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि वैकेंसी इतना इंपॉर्टेंट है, और भी इंपॉर्टेंट वैकेंसी जो आए हुए हैं, बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं। जो हम लोग एमसीक्यूज की क्लासेस चलाते थे, तो पहले जो था वो रेगुलर क्लासेस चला करता था, अभी जो है हम लोग केवल कंटेंट ज्यादा पढ़ाने पे ध्यान दे रहे हैं, एमसीक्यूज जो है वो स्लोली चला रहे थे। तो एमसीक्यूज जो मैराथन क्लास जिसको हम लोग बोलते हैं, मैराथन क्लास जिसको बोलते हैं, ये मैराथन क्लास जो है, जो एमसीक्यूज की क्लास होती है, ये जो है थोड़ा सा इसमें हम लोग स्पीड लाएंगे। लगभग मैं वीक में 3 से 4 क्लासेस जो है मैराथन क्लास करने की अब स्ट्रेटेजी मैं अपना स्ट्रेटेजी बताता हूं, स्टार्ट कर रहा हूं। इससे क्या होगा आपको कि जो, अच्छा इसका बेनिफिट किसको मिलेगा, ऐसा नहीं कि आज जो क्लास ज्वाइन किए हैं या आज अभी तक आपने पढ़ा नहीं उसको बेनिफिट मिल जाने वाला है। जो भी मैं पढ़ाता हूं, जो भी मैं अभी मैराथन क्लास चल भी रहा है, या जो पहले भी 100-150 क्लासेस हो चुके हैं, वो सारे क्लासेस के जो है बेनिफिट आपको तब मिलेगा जब आपने ये टेक्निकल पार्ट के सारे थ्योरेटिकल लेक्चर्स पढ़ चुके हैं, प्रैक्टिकल लेक्चर्स पढ़ चुके हैं। तो जो अभी मैराथन क्लास चलाऊंगा, शेड्यूल बनाने वाला हूं कि वीक में आपको ज्यादा से ज्यादा वो भी क्लास, तो उससे क्या होगा, जो आपने पढ़ा ना उसका रिवीजन होगा एक लाइव इंटरेक्शन में जुड़ के। तो रिवीजन होने से क्या होता है ना, फैक्ट्स याद होते चलते हैं, आप कम से कम उससे ट्रैक पर चलते रहते हो, आप जुड़े हुए रहते हो। एमसीक्यूज पढ़ने से वही एमसीक्यूज पूछ नहीं लिया जाता है क्वेश्चन एग्जाम में, बस उससे आपको रिवीजन टाइटली हो पाता है। तो इस प्रकार से हम लोग इस स्ट्रैटेजी को लेकर पढ़ेंगे और समझेंगे और अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखेंगे। जितने सारे पहले से भी स्टूडेंट ज्वाइन हो चुके थे, वो अपनी जो पहले से ज्वाइन होकर पढ़ रहे हैं, जो बुद्धिजीवी कहे जाएंगे, क्योंकि उन्होंने पहले ही जान लिया था कि हमें कोई ना कोई वैकेंसी में अप्लाई करना है, तो उन स्टूडेंटों को मेरी यही शुभकामनाएं हैं कि आप अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी और स्ट्रॉन्ग कर दो और थोड़ा रिवीजन बढ़ा दो, क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है। जो आज या आज के बाद ज्वाइन करने वाले हैं उनके लिए यही शुभकामनाएं कि यदि ज्वाइन करोगे क्लास, यदि पैसे परचेज करते हो, मेरे यहाँ ही नहीं कहीं भी ज्वाइन करो, ऐसा मैं कभी नहीं कहता मेरे प्यारे छात्रों। मैं
कि आप मेरे पास यदि क्लास ज्वाइन करोगे तो ही सिलेक्शन मिलेगा। आपके पास कंटेंट है, आप उससे भी पढ़िए, एक स्ट्रेटेजी में पढ़िए, कंप्लीट कंटेंट पढ़िए, उससे भी सिलेक्शन मिलेगा। पढ़ना इसेंशियल है, क्लास ज्वाइन करना इसेंशियल नहीं है। तो मेरे पास इधर क्लास ज्वाइन करो या कहीं और क्लास ज्वाइन करो, कहीं भी आप क्लास ज्वाइन करो, परचेज कर रहे हो, पैसे पे कर रहे हो, तो उसको यूटिलाइज करने के लिए सोचना, उसको ज्यादा से ज्यादा पढ़ने के लिए सोचना, ताकि आपके एग्जाम में वो बेनिफिट मिल पाए। ठीक है, होप सो आपको आज की ये सारी इंफॉर्मेशन समझ में आई होगी। और यदि 2% भी मेरी बातें आपको इफेक्टिव लगती है तो आप इसको फॉलो कीजिए और यकीन मानिए कि आपका लाइफ बेटर होगा। इट्स माई प्रॉमिस टू यू। थैंक यू सो मच।